अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि मैं कुछ नोट करके ले आया और ये बेसिकली व्हाइट हाउस की जो पोर्टल है उस पे है। उसमें 3 बातें हैं। प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में 500 अरब डॉलर की जो अमेरिकी सामान की खरीद की बाध्यता थी उसको हटा करके योजना में शामिल किया। पहला ये दूसरी बात कि 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी ऊर्जा, आईटी, कृषि, कोयला समेत अन्य उत्पादों की खरीद की भारत की प्रतिबद्धता की शर्त भी हटा दी गई। इसमें एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से बाहर किया गया है। तीसरा कि प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट में कृषि शब्द को हटाया गया है। कुछ वस्तुओं जिनमें कुछ दालें शामिल थीं उन्हें टैरिफ कट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और चौथा जो अजीत कह रहे थे कि हमारी जो डेटा सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और 140 करोड़ का देश है। भारत अपने डिजिटल सर्विस टैक्स को हटाने की जगह द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमों के एक ग्रुप पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं 2 बातें जानना चाहता हूं कि अगर सरकार का प्रेशर नहीं है और ट्रंप सरकार को यह पड़ी नहीं है कि भारत के साथ रिश्ते खराब ना हो कारोबारी, तो फिर यह बदलाव क्यों किया गया? यानी कि भारत की सरकार ने अमेरिकी सरकार के ऊपर दबाव तो डाला कि आपको हमारे इंटरेस्ट को सर्व करना होगा। नहीं, ये दबाव उल्टी तरफ से मैं मानता हूं कि अमेरिका जो सरप्लस बता रहे थे अजीत, वो सब अरविंद जी का नेटवर्क अभी ऑफ है। अजीत, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो मैंने उससे पूछा। उन्होंने आते ही हार्ले डेविडसन अच्छा, आवाज मोटरसाइकिल पे टैक्स पिछले टर्म में, तो उनको ये चीजें अखर रही थी कि क्यों सस्ता दिया जा रहा है। और एक जो दूसरी बात अजीत ने कही और मुझे लगता है कि उसमें जोड़ने की जरूरत है, वो ये है कि अमेरिका से हमारा जो व्यापार होता है उसमें डिफेंस के सौदे शामिल नहीं होते हैं। ये मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि डिफेंस का ठीक है, सौदा ठीक है। नहीं होता है। तो इसलिए अगर उसमें कोई घाटा रहता भी था हमारा, हमारी तरफ अगर सरप्लस रहता था, तो उसको हम ये न माने कि हम कोई बहुत बहादुर थे और अमेरिका हम पे कोई बहुत मरम्मत कर रहा था कि वो घाटे का व्यापार हमारे साथ कर रहा था। वो डिफेंस डील्स के जरिए उनकी भरपाई क्या, उससे ज्यादा वसूली कर ले रहा था। तो इस स्थिति को स्पष्ट न। और अभी जो लिस्ट आई है, मैं असल में उस लिस्ट को लेके, एक तो डाटा वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो बात कही जा रही है और जिस वो है कि लाल ज्वार, उसके बाद आपको सोयाबीन तेल, उसके बाद आपको इन सब चीजों का सौदा, मक्का, इनकी बात बहुत, दाल, ये बहुत साफ शामिल किए गए। और एक लाइन आखिर में लिखा हुआ है कि अन्य एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आप उस उसका जवाब लाइन दीजिए। उस गिनती में एक अन्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं। तो अगर ये चीजें खुलती हैं हमारे साथ, और मैं देख रहा था कहीं पीयूष गोयल बोल रहे थे कि वो टर्की को हमने सिर्फ परमिशन दिया है, बाकी मांस और इनका नहीं किया है। वो मेरे ख्याल से इस तरह के प्रोड्यूस जो हैं, जो अमेरिका काफी समय से इस चक्कर में था कि हमारे जैसे देशों के मत लगाएं, और फिर ये कि जो समझौता उसने बांग्लादेश के साथ कर लिया, तो ये कहना कि संप्रभुता हमारी पे कहीं दबाव है, दबाव बिजनेस से इसी तरह पड़ता है कि आप रूस से डील मत करिए, वेनेजुएला से कर लीजिए, कपड़े का व्यापार आप हमारे साथ करिए, लेकिन कपास हम बेचेंगे बांग्लादेश को, जो बांग्लादेश को हम कपास देते थे। तो इस किस्म की चीजें अगर कर रहा है अमेरिका, तो उसको भारत पे दबाव क्यों न माना जाए। और अगर राहुल गांधी उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं हाउस में, तो वो मेरे ख्याल से वो दबाव सरकार को महसूस करना चाहिए कि ये मुल्क की आवाज है और इन चीजों पे हम अभी, तो इसलिए अगर फाइनल डील नहीं हुआ है कुछ भी, और उस तरह के कमिटमेंट सरकार ने नहीं किए हैं लिखत पढ़त में, तो इन इश्यूज का ख्याल वो रखे। ये अच्छी बात है कि ये चर्चाएं अपने यहाँ आ रही हैं और आने लगी हैं। हमने पाया है WTO डील के समय में, फिर कह रहा हूं 30 साल पहले का किस्सा, कि जब डंकल ड्राफ्ट को ले आके चुपचाप यहाँ बांट दिया गया और किसी को उसकी, हमारे एमपीओ को उसकी समरी दी गई और अधिकांश एमपीओ ने उसको खोला भी नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे जब चीजें सामने आने लगी छोटे छोटे लेवल पे, तभी भारत सरकार खड़ी हुई, तब उसने दुनिया, और हम पाते हैं कि एक पैरेलल WTO के खिलाफ रेजिस्टेंस का मूवमेंट खड़ा हो गया, वर्ल्ड सोशल फोरम आया, और फिर हम डेमोक्रेटिक सिएटल की जगह दोहा में ले गए बातचीत, इसलिए कि वहां तानाशाही थी। लेकिन तब भी वो बातें सामने पूरी तरह से नहीं आई, क्योंकि यूरोप के और उनके किसान
किसानों का दबाव बहुत ज्यादा। तो हम, मुझे लगता है कि अगर पब्लिक डोमेन में ये सारी सूचनाएं आ रही हैं और इनका दबाव बन रहा है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। और समझौता चाहे इस तरफ के दबाव से हो या उस तरफ के दबाव से, दोनों पक्ष इसको महसूस करे कि भाई हम अपने किसानों के हित की बात अमेरिका अगर कर रहा है, तो उसको फिर ये भी याद दिलाना चाहिए कि हिंदुस्तान के किसान भी हैं, आपसे बदहाल स्थिति में हैं, आप जितनी सब्सिडी नहीं पाते हैं, आप जिस लेवल पे खेती करते हैं या एनवायरमेंट जिस तरह से बाहर रखे हुए हैं, उस किस्म की चीजें वो नहीं करते हैं। और इस किसान के लिए दो गाय रख लेना, एक गाय रख लेना, आधा एकड़, एक एकड़ जमीन, उसके जीवन मरण का सवाल है। तो आपको वो डील करते समय उनके हित का भी ध्यान रखना होगा। तो अगर ये दबाव बनता है तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, इसमें पूरा कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें सौदे जिस किस्म के सामने दिखाई दे रहे हैं, उनमें खतरे हैं, उनमें दोनों चीजों के खतरे हैं, बिजनेस के नुकसान के भी और नेशनल सोवरेंटी के भी। कि जी। अगर आप दूर से डील मत करिए, वेनेजुएला से करिए और बांग्लादेश को हम ही कपास देंगे, आप नहीं देंगे, और बांग्लादेश से डील में जीरो कपड़े अप्रैल के एक्सपोर्ट पर जीरो टैक्स कर दिया जाता है, तो इसमें कोई और अब प्रभावित नहीं होगा, हम प्रभावित होना, क्योंकि बांग्लादेश को कॉटन हम देते थे, सूत हम देते थे। जब भी राष्ट्रहित के मामले होते हैं और खास करके ये जो डील है, इंडो यूएस डील, ये ट्रेड डील हिंदुस्तान के कारोबार, हिंदुस्तान के व्यापार, हिंदुस्तान के किसान को बहुत हद तक प्रभावित करती है। और कोई भी सरकार जो हिंदुस्तान में होगी वो चाहती है कि अपने राष्ट्रहित को पहले सुरक्षित किया जाए। अमेरिका के साथ अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8 महीने तक कोई समझौता नहीं किया, बातचीत चलती रही, तो बातचीत लगातार चलते रहने और समझौते तक पहुँचने के पीछे यही है कि हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सेव करें, अमेरिका के दबाव में बहुत हद तक ना आ पाएँ। ये जो हमारे पास ट्रेड सरप्लस है बहुत हद तक कम हो सकता है। लेकिन 2-3 सवाल जो इस चर्चा में आए, जो अरविंद जी भी कह रहे हैं और अजीत भी कह रहे हैं, ये खुल करके चर्चा होनी चाहिए। हम किसी सरकार के पक्ष में या किसी विपक्षी दल के हक में नहीं खड़े हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के हक में ज़रूर हैं। और हिंदुस्तान के हितों के ऊपर तनिक भी आँच आती है किसी डील से, तो आवाज़ उठनी चाहिए, बात होनी चाहिए। बात ही किसी तरह से कोई रास्ता देती है। अजीत, अभी जो 2 बात कह रहे थे आप, बांग्लादेश के साथ जैसे आप ज़ीरो टैरिफ करते हैं, क्योंकि पहले 19%, तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि 18% मेरे पास है, तो खास करके जेम्स ज्वेलरी और टेक्सटाइल, इसमें इंडिया को एज रहेगा अमेरिकी बाज़ार में। या श्रीलंका पर जो टैरिफ है वो हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा है, पाकिस्तान पर कहीं ज़्यादा है। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ का जो माल अमेरिकी बाज़ार में जाता है, उस माल पर हिंदुस्तान को एज रहेगा, तो अमेरिका का बाज़ार उसके पास आसानी से उपलब्ध रहेगा। लेकिन जैसे ही वियतनाम सारा समर्थन, वियतनाम को भी याद करिए, हाँ, वियतनाम भी। लेकिन जैसे ही ज़ीरो टैरिफ बांग्लादेश आता है, हिंदुस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जेम्स ज्वेलरी को, अपरेल्स को नुकसान हो जाता है। यह जो सरकार है अमेरिका की, चूंकि वो बहुत ही, आप ठीक कह रहे हो कि विम्स से काम कर रही है और कहीं कुछ भी कर रही है, उसको लगता है कि अमेरिका दुनिया भर को चला रहा है। हिंदुस्तान की सरकार को, मैं राहुल गांधी के बयान को फिर दरकिनार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये समझौता हाथ में नहीं है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो जिम्मेदारी भरा बयान नहीं है। फिर भी देश के हर जिम्मेदार नागरिक को इस डील में घुस करके, उसको पढ़ करके और चर्चा में आना चाहिए। यह भारत के जो खेती के हित हैं खास करके, क्योंकि हमारा किसान छोटी जोत का है, कमज़ोर संसाधन का है, और डेयरी है। डेयरी तो मैं अलग करता हूँ, खेती को लेकर के आपकी अपनी चिंता क्या है, क्योंकि ऋषभ से बात करना चाहते हैं। नहीं, देखिए वो तो तमाम चिंताएं बताई ना अभी अरविंद जी ने। हम लोग एकदम पहले भी, जब भी WTO की भी बात होती थी, तो ये शर्त हम लोग की तरफ से रखी जाती थी कि या तो आप भी सब्सिडी खत्म कर दीजिए, सब्सिडी खत्म करिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहीं ना कहीं होना चाहिए ना। तो अमेरिका में क्या सब्सिडी है, एक मोटे तौर पर समझिए कि लगभग 60 लाख रुपए की सब्सिडी एक किसान को मिलती है साल। 60 लाख रुपए की सब्सिडी राणा यशवंत जी, और हम लोग 500 रुपए किसान सम्मान निधि देते हैं। तो उसके सामने कैसे हम लोग, हमारा किसान कैसे उसके साथ उसकी बराबरी में बिजनेस कर सकेगा। एक सिंपल अभी एक फिगर हम देख रहे थे और हम लोग पहले से भी जानते हैं, $23-25 से लेकर के $30 तक की सब्सिडी एक गाय पर है अमेरिका में। तो हम लोगों का जो गाय पर, जो अभी कहा अरविंद जी ने कि एक पशुपालक जो है हमारा, एक गाय 2 गाय है, वो कैसे उसी का दूध बेच करके काम चला रहा है, वो कैसे फिर उसके साथ मुकाबला कर सकेगा। हम लोग जिस अभी अब बांग्लादेश के जिस डील की बात हुई, हम लोग को दोहरा नुकसान हुआ है राणा जी, 2 तरह का नुकसान हुआ। पहला तो एक जो हम लोगों को एज मिलने की संभावना थी कि टेक्सटाइल में हम लोग को एक बढ़त मिलेगी, क्योंकि हम लोग का टैरिफ उससे कम है, तो वो खत्म हो गई।
और दूसरा, हम लोग जो कपास भेजते थे बांग्लादेश की तरफ, सूत भेजते थे वहां, वो हमसे नहीं खरीदेगा, वो भी वो अमेरिका से अमेरिका से लेगा। खरीदेगा। मैन मेड फैब्रिक्स भी और कपास भी और उसका बना हुआ कपड़ा बेचेगा अमेरिका को, उसको जीरो टैरिफ लगेगा। इसी की वजह से कलर मिल से लेकर के और तमाम कपड़े के आप देखिए कि सबके शेयर गिरे 8% 10%। तो ये भी किसान का ही जुड़ा हुआ मामला, ये भी किसान का है। और कुछ प्रोडक्ट्स जो अभी बता रहे थे अरविंद जी, जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट आई है, हम लोगों ने अखबारों में ही पढ़ा, क्योंकि अभी ट्रेड डील तो कोई आएगी तो हम लोग देखेंगे। आप देखिए सोयाबीन तेल पर कितना टैरिफ लगता था, हम लोग कितना टैरिफ लगाते थे, 45% टैरिफ था, 45%। सोयाबीन के तेल पर 45% टैरिफ था, कहीं कहीं 35% था, और वो जीरो हो गया। हम तो अखबारों में जो फिगर आए हैं और उसको रिफ्यूट नहीं किया सरकार ने, और ये सही फिगर है, हम आपको जो बता रहे हैं। आप वॉलनट पर क्या हम लोग टैरिफ लेते थे? वॉलनट पर आना जी, हम लोगों के यहाँ जो सेल वाला वॉलनट आता है उस पर 100% टैरिफ था, और जो सेल में से निकाला हुआ वॉलनट आता है उस पर 120% टैरिफ, वो जीरो हो गया। जो बादाम होता है, जो बादाम हर घर में आजकल लोग खाने लगे हैं, सेल वाले बादाम पर हम लोग 40 रुपए किलो के करीब उस पर लगता था टैरिफ, और 120 रुपए किलो निकाल करके जो बिकता था बादाम उस पर लगता था, वो भी जीरो हो गया। तो इस अच्छा, ये जो अभी बता रहे थे अरविंद जी, जो ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन है, ड्राई डिस्टिलर ग्रेन जिसको लेकर के यहाँ इतनी चर्चा हो रही है, उसको तो परमिट किया है ना हम लोगों ने, डीडीजी जिसको बोल रहे हैं, तो ये हम लोगों के किसानों के ऊपर ही तो आएगा। तो इस तरह के कई प्रोडक्ट लिस्ट में आप देखेंगे तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग टैरिफ कम कर रहे हैं, जिनके लिए हम अपना बाजार खोल रहे हैं, जिनको ले आ रहे हैं। हालांकि अभी अब उसको हम अभी इसको ये भी माने कि अभी ऐसी संभावना है लाने की, हम ये भी कहें फाइनल ट्रेड डील में क्या होगा, ये चीजें होंगी कि नहीं होगी, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन हो तो जो अरविंद जी कह रहे हैं उस हिसाब से अगर हमारी बात सुनी जा रही है, आपकी बात सुनी जा रही है, या सदन में नेता विपक्ष बोल रहे हैं उनकी बात सुनी जा रही है, और उसका कोई दबाव सरकार महसूस कर रही है, तो वो दबाव आगे वो ट्रांसफर करे। अमेरिका के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है जेमिसन ग्रियर, जिनके साथ बात हो रही है अभी, जिन्होंने बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील फाइनल किया, तो जेमिसन ग्रियर तक बात पहुंचे, उनके स्कॉट बेसेंट जो उनके वित्त मंत्री हैं उन तक बात पहुंचे, उनके वाणिज्य मंत्री तक बात पहुंचे, हमारे वाणिज्य मंत्री बात करें। हाउस अभी चल रहा है राणा जी, हाउस को कॉन्फिडेंस मिले। एक तो इस पर उनके खिलाफ भी, एक वाणिज्य मंत्री के खिलाफ भी एक विशेषाधिकार का नोटिस हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर की, इस ट्रेड डील की घोषणा बाहर हुई थी हाउस के बाहर, जबकि सदन अभी चल रहा है। सदन जब चल रहा हो, किसी भी नीतिगत घोषणा, किसी भी नीतिगत मुद्दे पर बाहर घोषणा नहीं हो सकती है, तो उसके लिए विशेषाधिकार का नोटिस दिया गया है। तो हाउस को कॉन्फिडेंस में लीजिए, सदस्यों से बात करिए, जो पुराने वाणिज्य मंत्री हैं उनसे बात करिए, हम लोग कैसे अपने इंटरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस बात पर जाइए। और अभी जैसे अभी हम लोग किसी प्रवक्ता की बात का जवाब देने का वो कोई मतलब हमारा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया, कुछ रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया कि तेल खरीदेंगे कि नहीं रूस से, लेकिन 1/3 हो गया तेल खरीद, 1/3 कम कर दिया तेल खरीदना। हम लोग जितना खरीदते तो उससे 33% कम हो गया तेल खरीद। उसने रोजनेफ्ट और एक दूसरी बड़ी कंपनी है तेल पर, उस पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, बैन कर दिया, तेल खरीदना 1/3 कम हो गया। और हम लोगों ने वेनेजुएला को ऑर्डर बढ़ा दिया, हमारे यहाँ से जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने 40 लाख बैरल खरीदने का ऑर्डर कर दिया। प्राइवेट कंपनी जो हम लोग की सबसे बड़ी रिफाइनरी है उसने 20 लाख बैरल का ऑर्डर कर दिया वेनेजुएला। और वेनेजुएला का तेल राणा जी इतना कठिन है, उसको स्वीट एंड लाइट एंड स्वीट उसको क्रूड बोलते हैं, जिसको रिफाइन करने में बहुत ज्यादा खर्च आता है, और हमारे यहाँ उस तरह की रिफाइनरी की फैसिलिटी नहीं है। हम लोग वेनेजुएला से खरीद रहे हैं, हम लोग अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं, बिल्कुल 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तेल हम लोग खरीदने लगे अमेरिका से। और हम लोग 18 लाख करोड़ का तेल खरीदते थे रूस से, जो घट के 12 लाख करोड़ आ गया, 6 लाख करोड़ का कम हो गया खरीदना। वो अब आने का रास्ता जो था, रूस से जो तेल ले आते तो साउथ अफ्रीका से घूम करके हमारे यहाँ आता था, 32 दिन में आ जाता था। अभी हमको अमेरिका से तेल ले आना, वेनेजुएला से तेल ले आना, तो ये सब चीजें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शामिल करना चाहिए। सौरभ, चूंकि अपने इस चर्चा में तमाम सवाल सुन लिए हैं, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप उन पर बारी बारी से पार्टी का पक्ष। बहुत शालीनता के साथ मैंने सबके प्रश्न को सुना, अब मैं जवाब दे देता हूं। पहली बात तो ये सरासर गलत बोला जा रहा है आपके चैनल पे कि वो अखरोट पे, फिर उस पे सीड्स पे, उस पे से टैरिफ रिड्यूस कर दिया गया, बिल्कुल रिड्यूस का एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया। कहां लिखा है साहब? आप अगर पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट जूम कर दीजिएगा, उनके सोशल मीडिया पे भी है, सीधे तौर पे लिखा गया इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ।
तो रिड्यूस अगर टैरिफ अमेरिका कर रहा है तो इंडिया भी कुछ चीजों पे रिड्यूस कर रहा है, एलिमिनेट कर दिया गया, अभी ऑथेंटिक रूप से नहीं आया है, तो क्यों झूठ बोल रहे हैं चैनल पर बैठ के? आपके पास ऑथेंटिकेट कीजिए, कहां से बोल रहे हैं? सीधा वन टू वन क्वेश्चन है, ऑथेंटिकेट कीजिए, कहां से बोल रहे हैं आप? ऑथेंटिकेट चैनल पर कोई गलत बोल रहा है, क्या गलत बोल दिया चैनल पर? नहीं गलत है ना सर, आपका रिड्यूस आपने कहा क्या आपने गलत हटा बोल दिया, कहां हटाया? इंडिया गवर्नमेंट ने कहां लिखा हटा भाई दिया? हटा दिया है, वॉलनट पर से टैक्स कहां हटा दिया है? मैं वही कोट कर रहा हूं जो मंत्रालय कह रहा है, मैं वही कोट कर रहा हूं जो मंत्रालय कह रहा है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, उन्होंने क्या, अरे मंत्रालय क्या कह रहा है? तीन दस्तावेज तो मंत्रालय मैं जवाब दे रहा हूं, आप घुमा सब वरिष्ठ हैं, एक युवा आदमी को बोलने दीजिए। नहीं, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं, जब कोई बात, ये मेरा मंच है और मेरे यहाँ जितने भी मेहमान हैं वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, उनके अपने सोर्स होते हैं। जाहिर है कि आप गलत बयानी ना कीजिए, आप अपना पक्ष जरूर रखिए। मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूं सर, गलत कोई बोलेगा तो रोक, मैं अपने पार्टी के बाद में आप बोलूंगा। ये नहीं कह सकते कि आप गलत बोल रहे हैं, आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए। मैं नहीं तो आप इस चीज को अगर आपके चैनल पे आप बुला के आप झूठ चलाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बैठूंगा तो मैं सच की बात करूंगा, मुझे उससे कोई शक नहीं है साहब। ऋषभ, मैं आप सिर्फ चाहता हूं, ये मैं सिर्फ सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन वॉलनट पे टैरिफ कट है सर, कट और हटा देना दोनों में डिफरेंस होता है या नहीं होता है? तो पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, कुछ तो लाजमी है ना। नहीं, जीरो वर्ड यूज किया है भाई, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ को जीरो करना है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आल्सो सेइंग सर, मैंने कहा रिड्यूस एलिमिनेट में अंतर होता है, और अभी कहीं ऑथेंटिक आप दिखा दीजिए ना एलिमिनेट का। मैं उस पे आता हूं जो कपास की भी बात कही गई, इन्होंने कहा कि अगर कपास अमेरिका देगा तो उसके बाद फिर जो टैरिफ जीरो कर दिया गया बांग्लादेश के लिए। मैं आपको एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूं सर, बहुत सिंपल सा। ये पानी का बोतल है, इस बोतल में पानी है और ये खोखला बोतल है। इनके कहने के अनुसार है कि अमेरिका पहले पानी बेचेगा बांग्लादेश को, उसके बाद बांग्लादेश इस पानी में बोतल में भरेगा और ये जीरो टैक्स पे भेज देगा अमेरिका को। अरे भाई साहब, इतना बेवकूफी वाला अगर कोई डील बांग्लादेश कर रहा है तो भारत इतना बेवकूफ नहीं है कि पहले अमेरिका का कोई प्रोडक्ट हम खरीदें और उसी के प्रोडक्ट को फिर हम जीरो टैरिफ में बेचें। तो भैया ऐसा कौन सा बुद्धिमानी वाला डील बांग्लादेश किया है, जरा समझा दे मुझे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार और प्रवक्ता महोदय। कहने का विषय यह है कि भारत की ट्रेड डील पे डिस्कशन होना चाहिए, बेशक होना चाहिए। और मैं किसान की भी आंकड़े देता हूं, 2024 से 2025 जो बजट एलोकेशन था 1,11,776 शिक्षा प्लस 1,54,000 किसी पे था, उसको बढ़कर अब किया है, इस पे बात कीजिए। और जो कह रहे किसान की स्थिति क्या है, वहां दिया जाता है 60 लाख, हमें दिया जाता है 500। 2014 से पहले तो हजारों दिया जाता था, 2014 से पहले ग्रीन कार्ड योजना थी, 2014 से पहले ड्रोन दीदी योजना थी, 2014 से पहले किसान समृद्धि बीमा योजना थी, 2014 से पहले किसानों को सशक्त करने के लिए फर्टिलाइजर के लिए ऑनलाइन स्कीम चलाए जाते थे। 2014 नहीं सर, जो केवल आलोचना करने के लिए राजनीतिक मोतियाबिंद को हटाना पड़ेगा। सरकारें जब आती हैं तो सरकारें देश की बेहतरी के लिए आती हैं, बेहतरी कर रहे हैं, चुनकर के भेजते हैं, बेहतरी कर रहे हैं। योजनाएं अगर सरकार चलाती है तो उसकी उपलब्धि नहीं है, उसका दायित्व है। सब्सिडी को, मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है। सरकारों ने अगर देश के भीतर अलग अलग योजनाओं के जरिए लोगों तक फायदा पहुंचाया है तो वो उसकी कोई उपलब्धि नहीं है, वो उसका दायित्व है। लेकिन जब हम दुनिया के किसी बड़े देश के साथ ट्रेड डील में आते हैं और उसमें हमारे देश के हित कहां तक सुरक्षित है, अगर इस पर खुलकर चर्चा करते हैं तो उसमें गलत क्या है? सर मैं गलत कहां कर रहा हूं, मैं तो आपके चर्चा का स्वागत कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई एक पैनलिस्ट ये कह रहा है कि किसान का कंपैरिजन किया दूसरे देश से, तो भाई दूसरे देश से जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो अपनी देश के इतिहास को भी याद करने की आवश्यकता है कि पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है। रवि, ये किसान की बात कर रहे थे, रवि अभी दीपक शर्मा बोलेंगे सर मैं कह रहा हूं 634 रुपए रबी फसल थी, 2400 के अप्रोक्सीमेटली अब हुई, तो 4 गुना बढ़ा या कम हुआ? मुझे जवाब दे मुझे। लेकिन चलिए महेश शर्मा जी, दीपक जी पहले आप बोलीजिए। हाँ देखिए, मैं बस मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, मैं तीनों मेहमानों को 1 मिनट देना चाहता हूँ। आदरणीय अरविंद जी और अजीत जी ने जो तथ्यपूर्वक बातें रखी, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ और ये दबाव बिल्कुल बनना चाहिए देश हित में, इससे भी मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो डील हो रही है, जिस तराजू में हो रही है, उसमें एक तराजू के एक पलड़े पे ये डील है और दूसरे तराजू के ऊपर एप्स्टीन की फाइल है। इसलिए वही होगा जो ये दिखाया जा रहा है। जहाँ तक इन लोगों की बात है, इन लोगों ने CUP सप पढ़ा है, इनको कप नहीं पढ़ाया गया है, ये इनकी विचारधारा है। ये वही कहेंगे जो इनको पढ़ाया गया है। ये तथ्यों पे बात नहीं कर सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये डील
सर देश बहुत हित में सम्मान के नहीं साथ है। इस पे जवाब दे रहा हूं। जो एप्स्टीन फाइल की बात आपने कही, हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने अभी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और अगर आप उसको सुनते समझते तो पता चलता है कि 2008 में जब वो सेवा से हटे, उसके बाद केवल 3 से 4 बार ऑफिशियली किसी फंक्शन में मीटिंग हुई। कहां हुई? वो IPI मींस इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूशन, जिसके अंतर्गत एक सामाजिक दृष्टिकोण से लोग मिलते हैं, और मिलने के बाद जो लिंक्डइन के फाउंडर थे, उनका नाम इथेन शायद ऐसे नाम है, रीडियन में मिस करो ना, उनके फाउंडर के साथ उन्होंने केवल ये मेल साझा किया था कि हमारे देश में अनेक संभावनाएं हैं जिसपे आके आप अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसमें मैं क्या एप्स्टीन दिक्कत फाइल्स थी? पे नहीं जाना चाहता हूं, वो एक तो ये निजीदा पढ़े नहीं ना सर। ये मामला पढ़ते है, तो उनको उसमें समझ मुझे में लगता आता है कि कि IPI में जितनी हुआ चीजें चल रही क्या। हिंदुस्तान को लेकर के उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। लेकिन अरविंद जी 1 मिनट आपके पास है, मैं अजीत के पास जाना चाहूंगा। देखिए, अजीत जो गिनती गिना रहे थे वो बहुत बड़ी है, और उस गिनती में जैसे सोयाबीन तेल तो हम खाते ही नहीं थे, और सोयाबीन उगाना हमारे लिए इसलिए हुआ कि हम यूरोप और अमेरिका के लिए खली और प्रोटीन वाला खली दें, जिससे उनका मांस और मछली का बिजनेस चले। अब वो तेल हमको वापस भेजना चाहते हैं, जो तेल वो खाते नहीं। उनके यहाँ पर कैपिटा तेल का कंजम्पशन हमसे कई गुना ज्यादा है, हमारे यहाँ तेल का कंजम्पशन कम है। लेकिन अब वो हमको जबरदस्ती 40% कम करके हमारे यहाँ, तो इस तरह के प्रोड्यूस दबाव हमारे पर चिंता बहुत दिन से चिंता है, लाजमी इस तरह के सवाल उठने चाहिए। लेकिन अजीत, अब अगर इस सौदे से अगर वो हो जाता है तो ये चिंताजनक बात है। अजीत नहीं, अब कई बातें हो गई, अब तो काफी लंबा फिर जवाब देना हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है उस तरह के उतने सारे जवाब देना। हमने आपको उस रिपोर्ट की कॉपी भेज दी है राणा जी आपके व्हाट्सएप में, उसको आप भी पढ़िएगा, और ऋषभ जी को भी आपके पास नंबर होगा उनको भेजिएगा, वो पढ़ेंगे। ये तमाम चीजें हम लोग 2014 के पहले क्या होता था, उसके पहले क्या होता था पता नहीं। आपने 2014 के पहले हमको, अरविंद जी को लड़ते देखा है कि हम लोग तब भी देश हित में सरकार के फैसलों को लेकर के सवाल उठाते थे, और इसी तरह के सवाल उठाते थे। आज हम लोग बात इस बात की कर रहे हैं कि अभी जो सौदा हो रहा है उसमें हमारे किसान को, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को, उसको कितना नुकसान हो सकता है, या हमारा कुछ फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हम जो बात उठा रहे हैं इस पर सरकार आगे बढ़ के कोई काम करती है, और अभी फाइनल ट्रेड डील जिसको कहा जा रहा है कि मार्च में होगा, मार्च में साइन होगा, उस समय तक अभी समय है। उस समय तक भारत के हितों को सरकार इस ट्रेड डील के जरिए कितना सुरक्षित रखती है, ये जानना जरूरी है। बांग्लादेश ने अपने नुकसान का उसने जरूर अपने एक ट्रेड डील किया है, लेकिन हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि उसने अपने नुकसान का जो नुकसान का मकसद हिंदुस्तान को चोट देना है। अगर आप पूरे ट्रेड डील को देखें बांग्लादेश का, तो उसका पर्पस ये है कम से कम हिंदुस्तान का बाजार जो है कपड़े का, वो दुनिया के बाजार में, अमेरिका के बाजार में ना जा सके, चाहे अपना जितना बिगड़ जाए। तो मोटे तौर पर ये देश का मामला है, और देश के मामले पर जब इस तरह की डील्स होती हैं जिन पर नज़र देश की रहती है, तो जाहिर है खुल करके बात होनी चाहिए। सरकार को लेकर के एक राय हमेशा रहती है कि सरकारें जो भी होती हैं हिंदुस्तान की, नरेंद्र मोदी खास करके, वो हिंदुस्तान के हितों, खास करके किसानों और जो डेयरी से जुड़े लोग हैं उनके हितों को किसी भी तरीके से गिरवी रख करके कोई भी समझौता नहीं कर सकती है। जब तक यह समझौता पूरी तरीके से ब्लैक एंड वाइट पे नहीं आता है, तब तक देश में चर्चा जारी रहनी चाहिए, दबाव सरकार के ऊपर, और सरकार भी देश हित में लगातार काम करती हुई दिख रही है, और लगातार उसके बयान उसकी तरफ से आ रहे हैं। तो यह चर्चा हमारी यही है, लेकिन जब भी इसमें फेरबदल और बदलाव होते रहेंगे, इस मामले पर हम फिर चर्चा में शामिल होते रहेंगे। फिलहाल आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अब धन्यवाद। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ इंडिया पर आप बने रहिएगा।